Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program 2.0 for SSC JEE Mains, ESC 2024 and all other AE JEE exams। आज का टास्क देने से पहले आपने जो पिछली वीडियो पर कमेंट्स के ज़रिए मुझसे सवाल पूछे थे उन सब के जवाब मैं इसी वीडियो में दूंगा। क्या क्या सवाल थे वो? पहला कि जो मैं आपको टास्क देता हूँ क्या आपको सभी PYQ करने हैं? जैसे मैंने आपको कोई चैप्टर दिया सीमेंट, तो आपको क्या सीमेंट के सभी क्वेश्चन करने हैं? दूसरा, कोचिंग अगर आपको लेनी है तो कौन सी लेनी है? कैलकुलेटर कौन सा यूज़ करना है SSC JEE मेंस के लिए? मेहनत की थी, प्री क्लियर नहीं हुआ, टूट गया हूँ, अब पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पाऊँगा। ऐसा सवाल कई बच्चों के मन में आता होगा, तो इसका मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। YCT AE और ESC PYQ के लिंक कहाँ पर हैं? ऑल्दो बता देता हूँ और वीडियो में ही मैं कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में या फिर 10 सिविल बंदा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर से मैं आपको गाइड कर दूंगा, बाकी तो बता ही दिया मैंने आपको। पैनिक की वजह से भी कई बार एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए या फिर कैसे इस सिचुएशन से निकले, घर वालों को क्या जवाब दें कि एग्ज़ाम ख़राब हो गया, आगे कैसे तैयारी करें एंड ऑल। और एक आखिरी सवाल कि आपका UP SSSC का शायद PET का एग्ज़ाम भी है, तो उसकी वजह से टास्क पूरे नहीं हो रहे हैं जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, तो उसकी से बर्डन बहुत ज़्यादा आ रहा है दिमाग पे, स्ट्रेस बढ़ रही है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, तो क्या करें? तो इन सब के सवालों के जवाब मैं आपके टास्क के बाद आपको बताऊँगा। पहले आपका आज का टास्क, तो थोड़ा सा मैंने आज चेंज किया है चीज़ों में। मैं आपको डेली एक एक चैप्टर बता रहा था कॉन्सेप्चुअल। देखो, ये बात बिल्कुल सच है कि कॉन्सेप्चुअल तरह से आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनके अंदर शुरू से आखिर तक लगभग सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल ही हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें काफ़ी सारी चीज़ें थ्योरी वाली हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर हैं तो सवाल वहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। आप उन सब चैप्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते ये सोच के कि इसमें तो एक दो क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट बेसिस पे हैं। तो आपको ओवरऑल तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन में आप जब एग्ज़ाम आपके सामने आएगा तो वहाँ पर आप ये बहाने नहीं बना सकते कि मैंने कॉन्सेप्चुअल चैप्टर तो सारे पढ़ लिए थे, ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसा कुछ नहीं होगा। आउट ऑफ सिलेबस कुछ पूछ भी लिया जाएगा तब भी आप सवाल रेज़ नहीं कर सकते कि ये बाहर से कैसे आ गया। कहीं ना कहीं से चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। पूरी सिविल इंजीनियरिंग में चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि इसका तो सिलेबस में मेंशन नहीं था तो ये कैसे सवाल पूछ लिया गया। सब चीज़ें आ सकती हैं, हर एक चीज़ के लिए तैयार हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिलेबस से बाहर जाके चीज़ें पढ़ने लगो। एटलीस्ट जो चीज़ पूछी जा चुकी है, PYQs में आ चुकी हैं, एटलीस्ट उनको तो देख लो। ठीक है, तो आपको आज टेक्निकल बूम टेक्निक यूज़ करनी है। जो बच्चों ने DGP 2.0 प्री के लिए फॉलो किया था उनको पता है। नए बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ आपको इसके अंदर क्या करना होता है, क्योंकि अब आपको GS और रीजनिंग नहीं पढ़ना है, इसलिए अब आपको पूरा दिन टेक्निकल ही पढ़ना है। तो इसलिए मैंने थोड़ी चीज़ें ज़्यादा रखी है कि आप सुबह से लेकर शाम तक इन टास्क को कंप्लीट करो। इन टास्क में लगभग आपके 10 से 12 घंटे लग जाएंगे। आपके 10 से 12 घंटे अगर इस चीज़ में लग रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी 10 से 12 घंटे की सिटिंग तो हो ही गई, साथ में आपने इफेक्टिवली इतने क्वेश्चंस कर लिए कि आपको फील होगा कि हाँ आज वर्थ इट था ये डे, आज आपने कुछ किया। ठीक है, तो करना क्या है आपको इसके अंदर, RCC, BMC, FM ये 3 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे। किस तरह से पढ़ना है? आपने RCC की YCT AE का YCT AE की किताब में आपको RCC खोलना है। उसके बाद RCC का पहला चैप्टर होगा, दूसरा, इस तरह से मान लो 9 चैप्टर हैं RCC के, मान लिया। अब पहले चैप्टर में आप स्टार्ट करोगे, पहले 10 क्वेश्चन कर लोगे 1 से लेकर 10 तक। दूसरे चैप्टर में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करोगे। तीसरे चैप्टर में भी 1 से 10 तक क्वेश्चन करोगे। चौथे में भी 1 से 10। फ़ायदा क्या होगा इसका? इसके कई सारे फ़ायदे हैं। पहला, रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। दूसरा, आपको कई बार फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं। सिर्फ फॉर्मूले याद ना रहने की वजह से या तो आप गलत कर देते हो, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, या फिर छोड़ के आ जाते हो आसान क्वेश्चन भी। तो इन सब चीज़ों की भरपाई हो जाएगी। और एक सबसे बड़ी बात, कई बार बहुत माइनर से चैप्टर में से, लास्ट के चैप्टर में से बहुत बेसिक सा, बहुत आसान सा सवाल आ जाता है और आप सिर्फ उसको इसलिए छोड़ के आ जाते हो क्योंकि आपने तो बहुत इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर, शुरू के 5-6 चैप्टर बहुत अच्छे से किए होते हैं। उनमें से कुछ भी पूछ लिया जाता तो आप बहुत अच्छे से बता देते। लेकिन ये 8-9 वाले चैप्टर, ये जो लास्ट के चैप्टर हैं, इनको आपने इतनी बुरी तरह इग्नोर कर दिया था कि इसमें से बहुत बेसिक सा सवाल आया जो हर बच्चा
बहुत आराम से कर देता। आपने सिर्फ इसलिए नहीं कर पाए आप क्योंकि आपने उसको देखा ही नहीं था। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन भी आपको यहाँ से मिलेगा कि आपको कॉन्सेप्चुअली तो चीज़ों को पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको बहुत अच्छे से भी पढ़ना है, लेकिन जो बहुत कम इंपॉर्टेंट है उनको इग्नोर नहीं करना है, उनको एटलीस्ट एक बार देख लेना है। तो आप ये 8वां चैप्टर होगा, इसमें से भी 10 क्वेश्चन करोगे शुरू के। 9th चैप्टर होगा, इसमें से भी 10 क्वेश्चन करोगे, मतलब जितने भी आरसीसी के होंगे, आरसीसी, बीएमसी, एफएम, वाईसीटी, एई के हर चैप्टर में से, सॉरी वाईसीटी, इसके थोड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, थोड़े मतलब शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं इसके, तो इसमें आप हर चैप्टर के 15 क्वेश्चन करोगे। और ईएससी पीवाईक्यू ओपन करोगे आप, लास्ट से स्टार्ट करना है आपको। 2022 या 2023 या जो भी आपके पास वर्जन है उसके लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है और लास्ट से 10 क्वेश्चन। जैसे आप इसके अंदर बीएमसी ओपन किया आपने ईएससी पीवाईक्यू की किताब में, उसमें आपने पहला चैप्टर देखा, पहला चैप्टर मान लो स्टोन्स था, तो 2023 का क्वेश्चन कोई स्टोन्स का है वो देखोगे। 2022 का कोई क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे वो देख लिए। 2021 के थे 5, वो देख लिए। 5 4 9 10, ये 10 क्वेश्चन हो गए बस। इसके अलावा पीछे मत आना। आप ये सोचोगे कि इसके मैं बहुत सारे और कर लूँ, स्टोन पूरा ख़त्म कर लूँ, लेकिन स्टोन तो आप ख़त्म कर लोगे, लेकिन फिर आपकी चाह नहीं बचेगी कि आप सीमेंट के फिर 10 क्वेश्चन करो या 15 क्वेश्चन करो। तो इसलिए कंट्रोल करना है अपने आप को। ये जो आपकी डिज़ायर है क्वेश्चन करने की, ये अगले चैप्टर में दिखाना। स्टोन कर लिया, सीमेंट कर लिया, पूरा कंप्लीट करो एक सिटिंग में। पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। जैसे आपने एक सिटिंग में स्टार्ट किया, आपने आरसीसी, तो 15 क्वेश्चन किए पहले चैप्टर के, 15 क्वेश्चन किए दूसरे चैप्टर के, एक सिटिंग में ख़त्म करने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन कोशिश करो कि एक सिटिंग में ख़त्म करो, नहीं तो 2 सिटिंग में ख़त्म करो। ये आपका जो स्केड्यूल है पूरा लगभग कम से कम 12 घंटे का स्केड्यूल ये आपका होगा। ये 12 घंटे की मेहनत का आपको ब्लूप्रिंट दिया है मैंने। अब आप कितनी मेहनत कर पाते हो ये आपके ऊपर है। अगर आप अभी 2-3 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो, इसको आधे स्केड्यूल को भी कर लोगे, तो आप वो जो 6 घंटे पढ़ोगे, वो 6 घंटे इक्वलेंट है, जो कि सो कॉल्ड बच्चे बोलते हैं कि 15 घंटे की 18 घंटे की हमने पढ़ाई की है, उसके इक्वलेंट होंगे ये 6 घंटे, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल आप सीधा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे हो और क्वेश्चंस को सीख रहे हो। ठीक है। हाँ, सवाल ये भी आ सकता है कि जो आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो इसके बारे में कुछ आपको आइडिया ही नहीं है, तो 10 क्वेश्चन देखना, सीखने की कोशिश करना, कुछ फैक्ट होंगे तो लिख लेना और आगे बढ़ना। एक क्वेश्चन पे अटक मत जाना, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। वो नहीं कर पाओगे तो एटलीस्ट स्टार लगा देना उस पे, बाद में देख लेना उसको। ठीक है, जो थ्योरी है उसको देख लेना, बस सेटिस्फाई हो जाना। थोड़ा लगेगा कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसकी नोट्स में से भी देख सकते हो। तो ये है आपका आज का टास्क। आरसीसी, बीएमसी, एफएम, वाईसीटी, एई से भी करना है और ईएससी, पीवाईक्यू भी करने हैं। दोनों को ही आपको करना है। इनका लेवल थोड़ा ऊपर नीचे है, इसलिए आपको दोनों ही लेवल की तैयारी करनी है एसएससी जेई के लिए। तो अब आते हैं अपने जो आपने सवाल पूछे थे मुझसे उनके ऊपर। तो पहले जो बहुत वन लाइनर वाले सवाल हैं उनके आंसर दे देता हूँ मैं। क्या आपको जो मैं टास्क देता हूँ कि आपको सारे पीवाईक्यू करने हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जैसे मैंने टास्क दिया कि आपको मैंने टास्क दिया कि चेन सर्वे करना है, दूसरा मैंने टास्क दिया मान लो कनेक्शन पढ़ना है, और तीसरा मैंने टास्क दिया कि मान लो फ्लो थ्रू पाइप्स पढ़ना है। ठीक है, तो आपने इन तीनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ा। चैप्टर पढ़ने के बाद मान लो अब आपको ईएससी के पीवाईक्यू करने हैं, तो इस चेन सर्वे के ईएससी के पीवाईक्यू आपको कंप्लीट नहीं करने हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, 1 घंटा दे दो। 1 घंटे में जितने ईएससी के पीवाईक्यू आप कर पाओ उतने कर लो, और कोशिश करना, कोशिश क्या ये आपको करना ही है कि लास्ट वाले पीवाईक्यू से स्टार्ट करना, 2023 से स्टार्ट करना आगे बढ़ते हुए। अगर आपके पास 2022 का वर्जन है तो वहाँ से स्टार्ट कर देना, 21 का वर्जन है तो वहाँ से, मतलब अल्टीमेटली आपको लास्ट से स्टार्ट करना है शुरू की तरफ। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, कैलकुलेटर कौन सा यूज़ करना है? अभी आपको जो फिजिकल कैलकुलेटर है उससे प्रैक्टिस करनी है। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप क्वेश्चन फिजिकल कैलकुलेटर पे कर पा रहे हो तो इतना डिफरेंस नहीं आने वाला कि ऑनलाइन कैलकुलेटर अगर दे दिया तो आप वहाँ पे धराशायी हो जाओगे या फिर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए अभी ऑनलाइन कैलकुलेटर के चक्कर में मत पड़ो। अभी तो आपको चीज़ें बनानी है, अपने बेसिक्स मजबूत करने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी पहले फिजिकल कैलकुलेटर पे कर लो तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बट मैं इसको कंफर्म करके आपको बताऊंगा। अगर किसी को इसके बारे में जानकारी है कि फ़िज़िकल कैलकुलेटर के लिए नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है तो वो मुझे बता देना। ठीक है, बाकी मुझे अभी इतना ही पता है कि फ़िज़िकल कैलकुलेटर ही बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। जो हाँ, लिंक्स वाईसीटी एई और ईएससी पीवाईक्यू, इन दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, और टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा पर। अच्छा, ईएससी पीवाईक्यू आईएएस मास्टर की भी मैं अपलोड कर दूंगा, आज ही अपलोड कर दूंगा। वाईसीटी एई तो मैंने अपलोड कर दी है। दूसरी बात, देखो कॉपीराइट का खतरा मेरे ऊपर आता ही रहता है, तो कोशिश करना, ये मैं आपकी मदद करने के लिए कह रहा हूँ कि आप पीडीएफ एक बार देख लो, आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ खरीद भी लो इनको। ठीक है, अल्टीमेटली इन कोचिंग्स ने मेहनत की है, अपना मटेरियल बनाया है। ठीक है, तो
ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन कोचिंग्स का भी नुकसान हो। आप बस देख लो, पीडीएफ आपको पसंद आ जाए। कई बार ऐसा होता है आप बुक खरीद के आ जाते हो और आपको लगता है कि यार नुकसान हो गया। बाकी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि वाईसीटी ए ही खरीद सकते हो आराम से, कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। अल्टीमेटली मेरा भी फ़ायदा हुआ है। दूसरा ईएससी पीवाईक्यू आईएएस मास्टर की आँख बंद करके खरीद सकते हो। बहुत आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी। इतना ज़्यादा पैसे की है भी नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़िया है, आईएएस मास्टर की खरीद सकते हो। बाकी मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा आपको। ठीक है, अच्छा ठीक है। पीईटी है तो चलो ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं कोचिंग कौन सी लें। देखो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात कर रहे हो तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अब बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर। अल्टीमेटली मैं आपको कुछ बता देता हूँ चीज़ें कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, देखो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। अगर आपका मोटिवेशन बहुत हाई है, रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है, पैसे की कमी है, दूसरा आप बहुत ज़्यादा टाइम बचाना चाहते हो अपना, तो ऑनलाइन ही ले लेना, सस्ता पड़ता है। दूसरा आपके पास मल्टीपल एक्सेस होता है। जैसे ऑफलाइन आपने क्लास अटेंड की, आपको कुछ समझ में नहीं आया, टीचर के चक्कर काटोगे या नोट्स में समझोगे या फिर दूसरे दोस्त से समझोगे। इसमें आप ऑनलाइन में क्या कर सकते हो कि आप बार बार रिपीट करके देख सकते हो उसी चीज़ को। ठीक है, और आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन दिक्कत इसमें ये होगी कि अगर ऑनलाइन में आप कामचोर हुए या फिर आपके अंदर मोटिवेशन कम हुआ, तो उस केस में आप ये ऑनलाइन वीडियोज़ आपकी धरी की धरी रह जाएगी, आप पूरी कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। ऑफलाइन में कम से कम इतना होगा कि एक डेरिवेशन फोर्स होती है कि हाँ रोज़ सुबह उठ के आना है, कोचिंग में बैठना है, दिमाग में जाए कि नहीं जाना है, एटलीस्ट कोर्स तो कंप्लीट करोगे, नोट्स तो बन जाएंगे। इसके लिए फ़ायदेमंद होती है ऑफलाइन कि हाँ डेली उठ के जाना होगा, वहाँ पे पढ़ना होगा, पढ़ो वहाँ पे बैठोगे तो कुछ ना कुछ तो पढ़ लोगे। ऑनलाइन में ये हो जाता है, बहुत बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है कि कोर्स पूरा खरीद लिया, कंप्लीट ही नहीं किया, आधा भी कोर्स कंप्लीट नहीं किया। तो मोटिवेशन की भारी कमी है आपके पास, या फिर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो घर से करोगे, तो घर में ऐसा शोर शराबा है या फिर डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, तो तब तो मत जाना। ठीक है, तब तो ऑफलाइन कर लेना। बाकी खुद के ऊपर बहुत डिटर्मिनेशन है, बहुत कंट्रोल है चीज़ों में, तो फिर तो ऑनलाइन बेस्ट रहती है। घर का खाना मिलता है, घर की सारी सुख सुविधा मिल जाती है, आराम से चीज़ें कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो अपना, आने जाने में इतना टाइम लगता है। तो ओवरऑल हर एस्पेक्ट में ऑनलाइन अच्छी है। ऑफलाइन इस चीज़ में अच्छी है कि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन उतना नहीं है, मोटिवेशन उतना नहीं है, तो कम से कम कोर्स कंप्लीट कर लोगे। दूसरा वहाँ पे बैठोगे तो एक आपको लगेगा कि हाँ सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी पढ़ना चाहिए। सब वहाँ बैठ के टेस्ट दोगे, बिल्कुल एक रियल एक एनवायरनमेंट होगा कंपटीशन वाला। तो देखो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। ठीक है, इसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी आपको जो ब्रांड नाम का ब्रांड पूछ रहे हो आपकी कौन सा ब्रांड, तो देखो सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो मुझे आईएएस मास्टर की अगर आपको आईईएस लेवल की आपको तैयारी करनी है तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए आईएएस मास्टर मुझे बहुत सही लगती है। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर ऑनलाइन लेनी है तो ऑनलाइन के हिसाब से बहुत सारी कोचिंग है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे कुछ बच्चे जो हैं जो हमेशा से किसी टीचर एक्स वाई जेड टीचर से पढ़े हैं, तो उनको उसका उनका ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। टीचर सभी अच्छे हैं, तो आपको उनसे ही पढ़ना चाहिए। आपको अगर चेंज चाहिए तो एक बार ऐसा करना, कोचिंग लेने से पहले डेमो क्लासेस होती हैं, तो डेमो क्लासेस ज़रूर देख लेना, क्योंकि डेमो क्लासेस से काफ़ी सारी चीज़ें आपको आइडिया हो जाता है कि आपको समझ में आएगा टीचर का कि नहीं। तो डेमो क्लासेस तो ज़रूर एक बार ज्वाइन कर लेना, भले ही आईएएस मास्टर की भी करने जा रहे हो तब भी डेमो क्लासेस देख लेना। दूसरा, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाह रहे हो किसी की, तो ऑनलाइन कोचिंग में डेमो की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो भी टीचर के नाम पता चले किसी एक्स वाई जेड कोचिंग के, उनके सभी के लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, तो आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि ये टीचर आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। टीचर कोई अच्छा बुरा नहीं होता, आपको जिसका टीचर का समझ में आ रहा है वो टीचर आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं इतना डायरेक्टली नाम तो मुझे नहीं पता है कि आपके लिए क्या सही रहेगा। एक नाम मैंने आपको बता दिया जिसमें मैंने खुद से देखा है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो। हाँ, एक सवाल, मेहनत की थी, प्री क्लियर नहीं हुआ, टूट गया हूँ, अब पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। तो ये स्टेटमेंट मैं खुद से भी फील कर पा रहा हूँ, और मैंने काफ़ी बच्चों के साथ ये चीज़ देखी है, खुद के साथ भी देखी है, और पता नहीं कितने बच्चों को सेम फीलिंग आती रहती है। इतने टाइम से पढ़ रहे हैं तब भी प्री क्लियर नहीं हो रहा है, अब क्या करें। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं इस चीज़ को भी अप्रिशिएट नहीं करता कि आप इतने सालों से लगे हुए हो, आपको महसूस हो रहा है कि यार कुछ दिमाग में जा ही नहीं रहा है, और मैं आपको मोटिवेट करूँगी, नहीं नहीं सिविल इंजीनियरिंग में ही सब कुछ रखा है यहीं पे। ऐसा नहीं है। अपने आप से पूछो, क्या आप इस चीज़ के लिए बने हो क्या? ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत में ही कहीं कमी थी, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए कि हाँ इस बार मेहनत करूँगा। और आपको ऐसा लगता है कि आपने तो जी जान लगा के देख ली, 100% दे के देख लिया, 100 सारी गाइडेंस भी थी, कोचिंग भी थी,
मेरे तो दिमाग में ही नहीं आ रहा है, 2-3 साल से पढ़ रहा हूँ लेकिन आज एक फॉर्मूला याद नहीं है मुझे, तो आपको सोचने की बात है बिल्कुल। आपको मे बी लाइन चेंज करने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर जिसने कमेंट किया है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल केस आपको बता रहा हूँ। दोनों ही केस हैं। अगर आपने मेहनत अब तक नहीं की थी या सही गाइडेंस में मेहनत नहीं करी थी, तो आपको एक बार और मौका देना चाहिए, क्योंकि आप इस लाइन में आए ही इसलिए थे क्योंकि आपके पास शायद कोई और रास्ता ना बचा हो, या फिर आपको लगता है कि इस लाइन में आके आपका भविष्य सुधर सकता है, आपकी फैमिली का भविष्य सुधर सकता है और आप सोसाइटी में भी कुछ अपना रोल प्ले कर सकते हो। तो इस बार कोशिश करो। मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, सिर्फ गाइडेंस 1% रोल प्ले करती है, 99% आपको ही खुद से ही करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन गाइडेंस ना हो तो आप 100% भी दे दो, तब भी आप कई बार ऐसा होता है कि नहीं आप कर पाते हो। ठीक है, अगर आप 100% अपनी मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं भी आपके लोगों के साथ हूँ आपको गाइड करने के लिए। एक बार और मौका दो अपने आप को, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से पढ़ के देखो, डेली इस तरह से पढ़ के देखो, सिलेक्शन हो जाएगा 100%। ठीक है, आप अगर जो बात कर रहे हो प्री क्लियर नहीं हुआ है, मैं आपको बस जस्ट ये बता रहा हूँ कि जो मैंने गाइड किया था जब बच्चों को, तो उसके हिसाब से मैं डेली आपको बोलता था कि 50 क्वेश्चन का एक सेट करना है। जो बच्चा हर दिन 50 क्वेश्चन का एक सेट लगा रहा था 35-35 मिनट में, ठीक है, हर एक बच्चे के, लगभग हर एक बच्चे के 40 के आसपास ही नंबर आए हैं। अगर आपके 40 के आसपास सिर्फ रीजनिंग में ही नंबर आए हैं तो आपका प्री क्लियर लगभग होना तय था। ठीक है, आप बहुत पास पहुंच गए होते। इसके अंदर दूसरा मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि आपको तुक्के किस तरह से मारने हैं। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर 4 ऑप्शन में से आपके पास इतनी नॉलेज है कि आप 2 ऑप्शन को रूल आउट कर पा रहे हो, तो उसके बाद उस क्वेश्चन को छोड़ना, इसका मतलब आपने अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल नहीं किया। अगर नॉलेज का सही इस्तेमाल करके आपने एक ऑप्शन भी हटा दिया, इसका मतलब आपको अटैम्प्ट करना है। अल्टीमेटली पॉजिटिव में ही जाएंगे। इतने बच्चों के 10-10, 15-15 मार्क्स सिर्फ इससे बढ़े हैं। ठीक है, तो ऐसे मैं जितनी भी प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने सीखी हैं सब मैंने आपको बताई हैं। आप उन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो प्री क्या मेंस भी निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो इस बार गाइडेंस में, मेरी गाइडेंस में आप मुझको अथॉरिटी दे के अपनी कर सकते हो आप तैयारी। मैं आप लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसलिए डेली आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, अपने एग्ज़ाम्स के बीच में वीडियो बनाता हूँ, डेली आपको गाइड करता हूँ। तो अगर देना चाहते हो आप अपना 100%, तो बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ हूँ। आगे बढ़ते हैं। पैनिक होने की वजह से पेपर ख़राब हो गया, क्या सोल्यूशन है? देखो, पैनिक तो आपको होना ही पड़ेगा। एक नई सिचुएशन आती है, हमेशा एक न्यू सिचुएशन में आपको पैनिक होना पड़ता है, होता ही है। ये तो एक बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। मतलब इस सर्वाइवल मोड में बॉडी जाती ही है। आप नई सिचुएशन देखोगे तो हमेशा पैनिक होगे। वो आप लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में देख लो। एक एग्जांपल देता हूँ मैं अपना, कि मेरा ईएससी का इंटरव्यू था। ठीक है, 22 सितंबर को था मेरा। और मैंने क्या किया, मैंने मैं 4-5 सितंबर को किसी काम से दिल्ली आया हुआ था। उससे पहले मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। मैंने उसी दिन अपने 2 इंटरव्यू, फिज़िक्स वाला और मेडिजी, दोनों में मैंने स्केड्यूल कराए एक ही दिन। और मुझे पता था कि कितना डिज़ास्टर होने वाला है। मैंने क्या किया, उस चीज़ को फेस किया। मुझे पता है कि अगर जो मैं इस टाइम पे ये वाली सिचुएशन फेस ना करता तो यूपीएससी में मेरी हालत बुरी हो जाती। नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। नॉलेज यहाँ पे और यहाँ पे उतना फ़र्क नहीं आएगा। अल्टीमेटली क्या है, मुझे ये पहली सिचुएशन देखनी थी कि बिना नॉलेज के जाके बैठूंगा उनके सामने, सवाल पूछेंगे, नहीं दे पाऊंगा, कैसे हैंडल करना है इस चीज़ को। ठीक है, तो एक नई सिचुएशन को मैंने यहाँ पे देखा। अगर आप नई सिचुएशन को यहाँ पे देख लोगे तो यहाँ पे जब आप बैठोगे उनके सामने तो ये आपके लिए नई सिचुएशन नहीं होगी, ये आप देख चुके हो पहले सिचुएशन। मैं सीधा आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ मॉक टेस्ट से रिलेटेड। मैंने आपको डेली गाइडेंस प्रोग्राम में लगभग हर हफ्ते बच्चों ने 15-15 मॉक टेस्ट भी दिए हैं। मेरे कहने पे बच्चों ने मॉक टेस्ट दिए हैं। मैंने गूगल फॉर्म अपलोड करता था, उसमें बच्चे अपने मार्क्स अपलोड करते थे। हर एक बच्चे को बहुत फ़ायदा हुआ होगा इससे, मुझे पता है। तो क्या उनको पैनिक नहीं हुआ होगा? मैं पहले ही हफ्ते से मैंने बोला कि आपकी जितनी भी तैयारी हो, दो आप टेस्ट। बच्चों के 20-20 नंबर भी आए हैं, 30-30 नंबर भी आए हैं, डिमोटिवेट हुए हैं कि 20 नंबर में कैसे होगा सिलेक्शन। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं 20 ही नंबर आएंगे अभी मत दो, देना पड़ेगा। ये पैनिक वाली सिचुएशन को पहले झेलनी पड़ेगी, तब जाके आप उस पैनिक वाली सिचुएशन से बचोगे। आप दुनिया भर की कितनी भी मेहनत कर लो, एग्ज़ाम में जाके पहले दिन आप, मतलब मॉक टेस्ट बिना दिए पूरी मेहनत करके आप टेस्ट दे के आओ एसएससी जेई का, प्री में सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा, भले ही कितना भी आपने पढ़ा हो। इसलिए पैनिक से बचने के लिए पैनिक को झेलना पड़ेगा। इसका सरपास कुछ नहीं है, पैनिक को तो झेलना ही पड़ेगा। अब वो आप रियल एग्ज़ाम में झेलो या मॉक में झेलो।
आई होप मैंने आपका क्वेश्चन क्लियर कर दिया होगा। मे बी ऐसा भी हो कि आपने टेस्ट भी लगाए होंगे बहुत सारे, लेकिन अल्टीमेटली सभी चीज़ों का मिक्सचर होता है। आपकी नॉलेज कितनी है, आपने कितनी बार पैनिक झेल लिया है, आपने कितनी प्रैक्टिस की है, सब चीज़ों का मिक्सचर होता है। तब जाके एक रिज़ल्ट, एक जो उस दिन आपका एग्ज़ाम देने जाते हो उसका आउटकम आता है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस कितना है। कई बार नॉलेज कम होती है लेकिन कॉन्फिडेंस अच्छा होता है आपका कि हाँ कर दोगे, कोई डर नहीं है, तो आप अच्छे से परफॉर्म भी कर पाते हो। तो बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है कि आप उस दिन क्या करने वाले हो एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वो मैं डेली बेसिस पे आपको बताते ही रहता हूँ। ठीक है, पीईटी है तो क्या पूरे टास्क नहीं हो रहे बर्डन? देखो, आपको इन टास्क का बर्डन नहीं लेना है। ये टास्क है ही इसलिए कि आपका बर्डन आपके सिर पे से उतार सके। वही बात फिर से कि आपका ये सिलेबस था, आपको देख के इसको इतना बर्डन लग रहा था, तो मैंने कहा कि आपको पूरा सिलेबस नहीं देखना, आपको सिर्फ ये देखना है, पहला टास्क, दूसरा टास्क, तीसरा टास्क, चौथा टास्क। आप पूरा सिलेबस देखोगे तो बर्डन फील होगा। अब आपके साथ क्या दिक्कत आ रही है, आपने देखा कि पीईटी आया है तो उसके अंदर आपको जीके भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, एप्टीट्यूड भी पढ़ना है, मतलब जो भी आपका सिलेबस है, साथ में ये टास्क और आ गए जो मैं आपको डेली दे रहा हूँ, आपके सिर पे बैठे हुए हैं ये टास्क। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है। आपको लग रहा है कि पीईटी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका एग्ज़ाम आ रहा है, आपको इसको इसको क्लियर करना है, छोड़ो टास्क, इसके ऊपर लग जाओ। मुझे पता नहीं आप कौन से पीईटी की, आप मुझे मतलब कुछ आइडिया नहीं है ज़्यादा इसके बारे में, तो मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि अगर इन टास्क को भी बर्डन की तरह लोगे तो फिर तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अगर आपको टास्क नहीं करने हैं तो छोड़ दो, दूसरी चीज़ें पढ़ो। ठीक है, अल्टीमेटली बर्डन नहीं लेना है, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से इफेक्टिव वे में पढ़ना है। ठीक है, तो अगर लग रहा है आपको कि मतलब उसमें शायद आपका नॉन टेक ही आएगा जहाँ तक मुझे पता है, तो नॉन टेक को साइड में चलाते रहो। या फिर आपको लग रहा है कि नॉन टेक नहीं कवर हो पाएगा तो नॉन टेक ही करने लगो, अगर आपको यही क्लियर करना है तो। ठीक है, तो बर्डन मत लो किसी भी चीज़ का। ठीक है, और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि घर वालों को क्या जवाब दिए कि सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। देखो, इसका जवाब तो ये है कि 99% केस ऐसे होते हैं जिसमें बस हम डर रहे होते हैं कि हमने ये कर दिया तो क्या होगा, ये कर दिया तो क्या होगा, हमने कन्फ्रंट कर लिया तो क्या होगा, हमने सच बता दिया तो क्या हो गया। अल्टीमेटली हम ये सब सवाल करते 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 जितना उसका आउटकम है भी नहीं, उससे बड़ी चीज़ें बना लेते हैं। ठीक है, आप खुद सोचो, ये कि आपने कोई पाप कर दिया क्या? आपने तैयारी करी, नहीं हुआ सिलेक्शन, कंपटीशन है, हर कोई बच्चा मेहनत कर रहा है। किसी ने आपसे ज़्यादा मेहनत की, किसी में आपसे ज़्यादा टैलेंट हुआ, कि ज़्यादा स्किल हुई, किसी ने ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, उसका हो गया, आपका नहीं हुआ। इसमें आपकी क्या गलती है? आपने मेहनत की ना अपनी पूरी। ठीक है, और आप आगे भी मेहनत करने के लिए तैयार हो, ये चीज़ समझाओ अपने मम्मी पापा को। कब तक बोलोगे झूठ? या सच तो बताना पड़ेगा ना, सच तो सामने आएगा ही ना। तो सच से मत डरो। यहाँ पे आपने कहीं गलत नहीं हुआ आप, कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं 2017 का पास आउट हूँ, अब जाके मेरा CPWD में हुआ है। ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, कहीं पे गाइडेंस नहीं थी, बाद में गाइडेंस आई, अब आपको वो गाइडेंस दे रहा हूँ कि आपको इतना टाइम ना लगे। तो सच का सामना करो, बता दो कि हाँ मुझे 1 साल और चाहिए, या फिर ऐसे ऐसे था, इसकी वजह से नहीं हुआ, अब मैं मेहनत करूँगा। मतलब अल्टीमेटली जो मैंने अभी आपको ऊपर चीज़ें समझाई हैं, ऐसा भी नहीं है कि पत्थर की लकीर समझ लेनी है कि नहीं मैं तो निकाल के रहूँगा, मैं तो जेई बन के रहूँगा, मैं तो एई बन के रहूँगा। ऐसा नहीं है। एनालाइज़ करो अपने आप को कि इसी डायरेक्शन में जाना है या किसी और डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, और हाँ, एक और चीज़ समझ लो, जो शायद आप लोग एक्सेप्ट ना कर पाओ इस चीज़ को, कि अगर आपको लग रहा है कि नॉन टेक में तो सीट्स कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो मैं सॉरी, टेक में सीट्स कम है, कंपटीशन भी ज़्यादा है, इससे अच्छा नॉन टेक में चला जाऊँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मेहनत करी है आपने और सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो नॉन टेक साइड जाना। अगर यहाँ पे बिना मेहनत करे आपको लग रहा है कि आपका रिजल्ट नहीं आया, तो नॉन टेक में और मेहनत है। ऐसा नहीं है कि CGL वगैरह में मेहनत नहीं है। अल्टीमेटली मैं अगर रिकमेंड करूँगा किसी को कि अपनी ब्रांच चेंज करे या फिर अपनी स्ट्रीम चेंज करे, सिर्फ उसके लिए जिसने जी तोड़ मेहनत कर ली है और सही गाइडेंस में मेहनत कर ली है तब भी रिज़ल्ट नहीं आया, वो चेंज करने लायक है। लेकिन जिसने अब तक मेहनत ही नहीं की है ढंग से, जिसको पता ही नहीं मेहनत करते कैसे हैं, जिसको सही गाइडेंस ही नहीं मिली, जिसको 3-4 घंटे में ही उसका हो जाता है बस कि हाँ और पढ़ाई नहीं करनी, जिसने 10-10 घंटे नहीं दिए, उसको अभी हक नहीं है कि वो ये बोले कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अल्टीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी, सही गाइडेंस में मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब जवाब देने की मैंने कोशिश की आपके सवालों के, और इस वीडियो पे जो भी सवाल होंगे अगली वीडियो पे मैं देने की कोशिश करूँगा। ऑल्दो कल मैं ट्रैवल मोड में रहूँगा बिल्कुल, क्योंकि 26 तारीख को मेरा इंटरव्यू है, तो शायद कल को मैं सिर्फ टास्क दे पाऊँ, क्वेरी ना ले पाऊँ। तो देखते हैं जैसा भी रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।